नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर द ऑप्टिक्स क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के अगले टाइप को अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलने वाले होंगे पार्ट नंबर 2 के लिए। तो आइए दोस्तों, अगले स्लाइड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को। और प्रकाश के अपवर्तन की घटना से हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या क्या इसके रीजन्स निकलते हैं, आइए समझाते हैं आपको सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप लोग हल कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले होता है प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन दो पारदर्शी माध्यमों में घटित होने वाली घटना है। तो दो पारदर्शी माध्यम होने चाहिए जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो वैसे दो पारदर्शी माध्यमों में जब प्रकाश प्रवेश करती हैं तो उनके दिशाओं में विचलन आता है और वही दिशाओं में मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वही दिशा में झुकाव जो उत्पन्न होता है, उसी दिशा के बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे कि दिशाओं के मुड़ने की घटना, ये दो पारदर्शी माध्यमों में दिशाओं के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और अपवर्तन हम लोग किस तरीके से समझ पा रहे होंगे, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार की शेप में संभव होती है, किस प्रकार की आकृति में आप उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहला आंसर आपका हो जाएगा, कांच की आयताकार सिल्ली के अंदर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझेंगे। और इसको समझने के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई पैमाना है तो वह कांच की आयताकार सिल्ली होती है। दोस्तों आइए समझाते हैं, हम लोग समझाते हैं आपको कि किस तरीके से चीजें होती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के भी आपको हमने पढ़ा चुका है, वो दो नियम होते हैं। उसके भी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते कौन कौन से हैं, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजों को यहाँ पे बताएंगे। आपको इसमें भी समझना है, भी इसमें भी तीन चार चीजें होती हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तित उसमें हुई थी क्योंकि परावर्तन हो रहा था, इसमें अपवर्तन हो रहा है इसलिए इसकी किरणें जो होंगी माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपवर्तित होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि दिशाओं का विचलन होता है दोस्तों, दिशाओं का मुड़ना, इसमें घटना होती है दिशाओं के मुड़ने से संबंधित। आइए समझते हैं आगे कि तीन चीजें इसमें भी, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये चार चीजें इसमें भी सेम टू सेम परावर्तन के नियम से ही उठाए गए हैं। तो आने वाली किरण सूर्य से, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। और किसी सतह पर खींचे गए लंब को आपको पता ही है कि अभिलंब कहते हैं उसको। और ये तीनों जहां मिलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो दोस्तों पहला नियम इसका ये बन जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। सेम टू सेम परावर्तन और अपवर्तन का पहला नियम समान है। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दूसरा नियम रंग से संबंधित चीजों को समझाने के लिए लिखा गया है। अगर कहा जाएगा आपको प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग दोस्तों, तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन लेना है उसका। जया का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो होता है एक नियतांक। इसमें आपको हम समझा देते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। इन दोनों की जया, जया का जो अनुपात होता है दोस्तों एक नियतांक होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू। म्यू एक नियतांक होता है दोस्तों, और इसे ही कहा जाता है स्नेल का नियम। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2 नंबर के लिए, स्नेल का नियम क्या है लिखें। तो स्नेल के नियम अगर आपसे जब भी पूछे जाए तो नियम नंबर 2 अपवर्तन के नियम को लिख दीजिए, आपका स्नेल का नियम हो जाएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से स्नेल के नियम किसे कहते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी विशेष वर्ण के लिए, दो पारदर्शी माध्यमों के लिए, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है दोस्तों एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं। आगे देखिएगा, कुछ केस बनते हैं, केस 1 और केस 2 बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपवर्तन के घटनाओं से संबंधित होते हैं। इसके बाद इसके सारी घटनाओं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पहले जितना लिखा हुआ है पहले उतना आप लोग समझ पाए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल में जब भी प्रवेश करेगी कोई किरणें तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। और जब कोई किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि अभिलंब की ओर सट जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन इंडिविजुअल पेपर के पूछे गए सवाल होते हैं और इन घटनाओं के बारे में पेपर में लगातार पूछा जाता है
कि जब कोई किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तब क्या होने वाला घटना होगा, जब कोई किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तब क्या होगा। तो सघन से विरल में आने का मतलब अभिलंब से दूर भागेगा और विरल से सघन में जाने का मतलब अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। आइए तो आइए दोस्तों आगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आइए देखते हैं लेंस के बारे में अब की बार में आपको समझाने वाले होंगे। तो लेंस मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर आपके सामने बनाया गया है, अवतल लेंस की फिगर भी हमने आपको बना दिया हुआ है यहाँ पे। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में आपको मोटा दिख रहा होगा। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में दोस्तों पतला होता है, यहाँ से देखिए किनारों पर ये मोटा होता है और बीच में क्या होगा, पतला होगा। तो ये सभी अंतर को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, पेपर के पूछे गए सवालों में से ये एक होता है। आगे क्या है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। दूसरा अंतर आपके सामने दिख रहा होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे प्रकाश के किरणों को ये एक जगह पर एकत्रित करता है, अभिसरित करता है, इसीलिए उसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का काम होता है कि किसी भी किरण जो भी उस पर पड़े वो उसको बिखेर देता है, तो किरणों को बिखराव को हम लोग अपसारण बोलते हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं सेकेंड अंतर क्या है। इसकी फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी जो होती है अवतल की ऋणात्मक होती है। तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप लोगों को ये चीजें सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमने और कुछ लिए हुए हैं। लेंस को बनाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंस को बनाने में किस किस चीजों का प्रयोग होता है। तो लेंस को बनाने में मिट्टी का दोस्तों प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीन चीजें दी हुई होंगी, जैसे दिया होता है जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी चीजों को देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता, इसलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल सवालों में लगातार मिट्टी क्वेश्चंस के आंसर हुए हैं, इसी के चलते हमने लिख दिया लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, लेंस की क्षमता क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि लेंस की क्षमता क्या होता है, इसको परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक भी लिखें। 2 नंबर के सवालों में का ये क्वेश्चन आपको लेकर हमने चला हुआ है। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, लेंस की फोकस दूरी को यदि उल्टा कर दें तो वो उसकी क्षमता हो जाती है। वही बातें यहाँ पर समझाया गया है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अतः पावर मतलब हो गया क्षमता, उसकी कैपेसिटी, तो P बराबर क्या फॉर्मूला आएगा 1/f। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल में बना हुआ है पेपर में सवाल कि लेंस की क्षमता P बराबर किसके है, तो 1/f के बराबर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, P बराबर 1/f होता है, या P इंटू एफ बराबर 1 भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना, P इंटू एफ इक्वल टू 1 भी हो सकता है, PF इक्वल टू 1 भी आंसर में कभी कभी दे देता है क्वेश्चन अगर हार्ड करना हो तो। और इसका ऐसे मात्रक की बात कर ले दोस्तों, मीटर इनवर्स होगा या फिर इसको डाइऑप्टर डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स या फिर डाइऑप्टर या फिर 1/मीटर भी होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1/मीटर भी हो जाएगा, मीटर इनवर्स भी हो जाएगा, डाइऑप्टर भी हो जाएगा। अगर तीनों ऑप्शन में रहे और सभी दिया रहे आंसर तो सभी आंसर करके आ जाएंगे आप लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे आप लोगों का अगला फॉर्मूला बनता है, लेंस सूत्र से क्वेश्चंस बनते हैं। लेंस पहले तो समझ लीजिएगा लेंस के फोकस कितने होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, ध्यान रखना, लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दर्पण में ये प्लस में था मान, लेंस में ये क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। जहां u क्या है वस्तु दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी, f क्या है फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन पूछता है कि लेंस के आवर्धन का क्या फॉर्मूला होता है। ये लेंस का आवर्धन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये किसका आवर्धन है, लेंस का आवर्धन है। तो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन को हम लोग बताए थे मैग्निफिशिएंट कहते हैं m। तो m बराबर क्या होगा, v/u। वहां पे दर्पण में क्या था, माइनस में था, लेकिन यहाँ पे लेंस में जब हम लोग आएंगे तो उसको प्लस करना पड़ेगा, अर्थात आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, v/u हो जाएगा। आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब लेंस के द्वारा इतने ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अच्छी तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की हुई है। एक स्लाइड और आप लोगों को अभी हमने क्वेश्चंस को लेकर चलने वाले हैं, आइए उसमें कुछ अपवर्तनांकों के बारे में आपको हम समझा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं, आइए देखते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शून्य में प्रकाश की चाल एवं उसके माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, शून्य में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं।
आइए कुछ क्वेश्चंस और आते हैं आपके पेपर के अंदर, उसको समझते हैं हम लोग। कुछ माध्यम आपको दिए गए हैं, उसके अपवर्तनांक और उसमें प्रकाश की चालों के बारे में समझना है यहाँ पे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शून्य, निर्वात या वायु, सबसे ज्यादा बार का पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि शून्य में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत बार आया हुआ पेपर के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शून्य पूछे, वायु पूछे, निर्वात पूछे, इनमें प्रकाश की चाल होती है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.0003। फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से, शून्य, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और इसका अपवर्तनांक होता है 1.0003। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और इसका कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है दोस्तों। और हीरा, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है या सबसे प्रकाश की चाल धीमी किसमें होती है, तो वो सबका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हीरा में होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। तो आज आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट सवाल हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है जो पेपर के पूछे गए हैं, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को समझाएंगे 2 नंबर के सवाल कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला सवाल कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पार्ट का होगा, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले लिखा हुआ है जल, दूसरा है कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल का भी, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, जिसमें मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं, अर्थात आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होगा। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, h'/h, यानी कि दोनों ऊंचाई ही होती हैं। मतलब हो गया, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। अनुपात है, दोनों ऊपर भी ऊंचाई है, नीचे भी ऊंचाई है, ऊंचाई से ऊंचाई खत्म हो जाएगी, वो उसका कोई मात्रक नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अर्थात ना ही इसका आंसर मीटर होने वाला है, ना ही सेंटीमीटर होने वाला है, ना ही mm होने वाला है, अर्थात आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पेपर के अंदर। बहुत सारे लड़के मीटर सेंटीमीटर करके आ जाते हैं, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। आवर्धन का ऐसे मात्रक हमेशा दोस्तों मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगला पॉइंट देखिएगा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ के 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक होता है अपसारी लेंस जिसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, एक होता है अभिसारी लेंस जिसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। ये उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 2 सवाल यहाँ से आते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपसारी लेंस आएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा और अभिसारी आएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन की घटना का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे क्वेश्चन से आपका लेंस सूत्र क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, जहां v होता है प्रतिबिंब दूरी, u होता है वस्तु दूरी और f होता है फोकस दूरी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 5 टाइप के आपके सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और पार्ट के डिस्कशन को समझते हैं अच्छी तरीके से।